अभी तक हम स्टडी कर रहे थे हाई स्कूल की मैथमेटिक्स लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक हमने क्या सीखा था कि इफ जो रेशियो होता है a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो हमारे पास वो दोनों पेयर के सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होता है। और ऐसे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। और उनका रेशियो अगर हम निकालते हैं a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो ऐसे लीनियर पेयर से लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से जो दोनों लाइन होती हैं वो कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, दोनों लाइनें एक ही लाइन पर होती हैं। और हमने स्टडी किया था कि अगर दोनों लाइन के कोफिशिएंट का रेशियो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होता है, तो ये पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करती है। और कैसे इसको सॉल्व करते हैं दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को, इसके पहले वीडियो में हमने बताया था ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना। सेकंड वीडियो में हमने बताया था अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना। अलजेब्रिक मेथड में हमने तीन मेथड बताए थे। कौन कौन से मेथड बताए थे? पहला मेथड बताया था हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन मेथड का यूज करके हम दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन मतलब दो लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उनकी वैल्यू को पता करते हैं। इसके पहले हमने अलजेब्रिक मेथड से पता किया था कि कैसे चेक करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसका आंसर कैसे पता करेंगे, ग्राफ पेपर पे कैसे ड्रॉ करेंगे। ये सारी चीजें हम पहले वीडियो में सीख चुके हैं। यहाँ पर मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ पीछे हमने क्या स्टडी किया था। सपोज हमारे पास दो लीनियर पेयर के स्टैंडर्ड इक्वेशन है, किसके फॉर्म में है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लाइन के इक्वेशन है। ये लाइन वन का इक्वेशन है, ये लाइन टू का इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है और दो इक्वेशन है, इसलिए बोलते हैं इसके लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल दो हैं, x और y है, इसलिए इसको टू वेरिएबल बोलते हैं। तो ये दो लाइन है। हमने बताया था कि ये दोनों लाइन या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या तो कोइंसिडेंट होंगी, या तो पैरेलल होंगी। बट इनको चेक कैसे करेंगे कि ये इंटरसेक्ट कर रही है, कोइंसिडेंट कर रही है या पैरेलल है? इसके लिए हमने बताया था आपको पहले लाइन में x का कोफिशिएंट a1 और सेकेंड लाइन के x का कोफिशिएंट a2 का रेशियो लेंगे, और इसी तरीके से y के कोफिशिएंट का रेशियो, और इसी तरह से जो हमारा कांस्टेंट रहेगा उसका रेशियो लेंगे। अगर ये तीनों रेशियो इक्वल हैं तो ये हमारे लाइन जो होती है वो क्या करती है? कोइंसिडेंट करती है। या सबसे पहले हम पढ़ते थे कि अगर ये पहला ही दो इक्वेशन का रेशियो इक्वल नहीं है तो ये लाइन क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्टिंग लाइन बनाती है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। और ऐसी लाइन का एक सोल्यूशन होता है, सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, इसका सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होता है। और इस तरीके की जो पेयर ऑफ लाइन होती हैं वो होती हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन होगा, ठीक है। ऐसे अगर उनका रेशियो a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है तो इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, इसके यूनिक सोल्यूशन होंगे और ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होता है। सेकंड पॉसिबल कंडीशन ये होती है कि अगर इनका रेशियो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 है और ये भी रेशियो c1 अपान c2 इक्वल हो जाता है, तो ये कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। लाइन जो है कोइंसिडेंट करेंगी, एक लाइन एक दूसरे के ऊपर बन जाएगी। ऐसे मान लीजिए एक लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन बन जाएगी। इसके इनफाइनाइटली सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं इसके, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन हम लिख दे रहे हैं। और इस तरह की जो लाइन होती हैं ये भी कंसिस्टेंट होते हैं, बट डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होते हैं। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। आपसे पूछता है कि फाइंड कीजिए कि दो पेयर दे दिया जाएगा कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो अगर ऐसा कंडीशन बन रही है तो आप कंसिस्टेंट ही लिखेंगे, ठीक है। लाइन पेयर ऑफ लाइन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सेकंड थर्ड पॉसिबल कंडीशन ये बनती है कि अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 है बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 है, ऐसा भी बन सकता है। तो यहाँ पर नो सोल्यूशन हो गया,
मतलब पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, पैरेलल लाइन बनेगी इससे। और जब पैरेलल लाइन बनती है तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, इसके नो सोल्यूशन होंगे। और ऐसी लाइन जिसके नो सोल्यूशन होते हैं, ऐसी पेयर ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन होते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन। हमने इसको स्टडी किया था, इसके बारे में पढ़ा था कैसे यहाँ से इनके कोएफिशिएंट पता करेंगे, रेशियो निकालेंगे और पता करेंगे कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन कोइंसिडेंट को, कौन सी पैरेलल लाइन को कर रहा है। फिर हमने सॉल्यूशन निकालना पता किया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और चेक करेंगे कि कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी चेक करेंगे। उसके बाद हम इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, आप सुन लीजिए और लिख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि अभी मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 क्वेश्चन रहेंगे, आपको पता करना है कि किसका यूनिक सॉल्यूशन है, किसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है और किसके नो सॉल्यूशन है। और इन द केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको चेक करना है कि कौन से इक्वेशन के इक्वेशन को चेक करना है कि इसके कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आप जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उसको फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और ये है 3x माइनस 9y माइनस 2। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a1 हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पे 1 है, a2 हो जाएगा, सॉरी b1 हो जाएगा हमारा -3 और c1 हो जाएगा हमारा -3। ठीक है, यहाँ से b1 और c1 दोनों -3 है, a2 हो जाएगा 3, ये आपका b2 हो जाएगा और ये 9y है, b2 हो जाएगा -9, c2 हमारा हो जाएगा -2। रेशियो लिखते हैं a1 अपान a2, a1 अपान a2 कितना आ रहा है 1/3, b1 अपान b2 निकालते हैं, ये आ रहा है -3 अपान -9, इट मीन्स ये हो जाएगा 1/3। और c1 अपान c2 चेक कर लेते हैं, ये आ रहा है 3 अपान -2। अब क्या देख रहे हैं हम कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 इक्वल हैं, बट c1 अपान c2 में 3 अपान -2 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। c1 अपान c2 के इक्वल नहीं है, इससे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्या आंसर आएगा, नो सॉल्यूशन। बस ये आंसर में लिखना है नो सॉल्यूशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं पेयर ऑफ इक्वेशन लिखता हूँ। सेकेंड है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और ये है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। सबसे पहली बात तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है तो इसको हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसा बना लेंगे। ठीक है, तो इसको बनाएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। 5 को लेफ्ट साइड ले आएंगे, राइट साइड में 0 होना चाहिए। 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे कि a1 कितना है, a1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, यहाँ b1 1 हो जाएगा और c1 -5 हो जाएगा। a2 निकालेंगे, a2 3 आ जाएगा, b2 2 आ जाएगा और c2 हमारा -8 आ जाएगा। रेशियो लेते हैं, क्या आता है देखते हैं। a1 अपान a2 कितना आ रहा है, a1 अपान a2 करेंगे तो a2 अपान 3 आएगा। इसी तरह से b1 अपान b2 ले लेते हैं, देख रहे हैं कि ये 1 अपान 2 आ रहा है। यहाँ से ये अब c1 अपान c2 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a1 अपान a2 b1 अपान b2 इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स इफ a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, इट मीन्स इसकी क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। और ये लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी,
यूनिक सोल्यूशन लिख देंगे। उसने कंडीशन में बोला था कि जिस पेयर ऑफ इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन होंगे आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करके आंसर बताना। चलो ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया। अब सॉल्व करने का मेथड देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। कल हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कोएफिशिएंट ऐसे रहने देते हैं, अभी काम आएंगे। फॉर्मूला होता है x अपान b1c2, यहां से स्टार्ट करते हैं b1c2, इतना याद रखना, b1c2 माइनस b2c1, बस इतना याद कर लो आप। यहां से स्टार्ट करोगे b1c2 माइनस b2c2, बस माइनस b2, इतना याद कर लोगे। उसके बाद क्या करना है, y लिखेंगे, यहां पर इसको साइक्लिक चेंज कर देंगे। b1 के बाद c1, c2 के बाद a2, कल नेक्स्ट वीडियो में हमने समझाया था, एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। माइनस b2 के बाद आएगा c2 और c1 के बाद a1। अब यहाँ आता है 1, यहाँ पर क्या करेंगे, c1 के बाद कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा a1, a2 के बाद b2, c2 के बाद आता है a2 और a1 के बाद b1। ये हमारा फॉर्मूला होता है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, x अपान b1c2 माइनस b2c1, y अपान c1 a2 माइनस c2 a1, 1 अपान a1 b2 माइनस c2। अब एक दो 3-4 बार लिखेंगे इसको, ये आपको लर्न हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, x अपान b1 की वैल्यू कितनी है, b1 हमारा 1 है, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 इंटू c2 कितना है, ये हमारा c2 माइनस 8 है, माइनस b2 कितना है, माइनस b2 ये 2 है, c1 कितना है, c1 हमारा माइनस 5 है यहाँ पर, इक्वल टू y अपान c1 कितना है, माइनस 5 है, a2 कितना है 3 है, माइनस c2 कितना है, माइनस 8 है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ भी माइनस है, ये माइनस 8 है, इसलिए ब्रैकेट लगा लेना, इंटू a1 2 है, 1 अपान a1 b2, a1 b2 इट मीन्स 2 इंटू 2, a2 b1, a2 है 3, b1 है 1, ऐसे वैल्यू कर दिया। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ से अब ये इक्वेशन मिटा दे रहा हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, आप कॉपी में नीचे लिखते जाइए। ये हो जाएगा x अपान माइनस 8, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ से y अपान माइनस 5 प्लस 3 मल्टीप्लीकेशन माइनस 15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 टू 16 हो जाएगा। यहाँ से 1 अपान ये 2 टू 4 और ये माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x अपान 2, y अपान 1, 1 अपान 1। हम बताए थे आपको x की वैल्यू निकालना, पहले इसको और इसको एक साथ रखो, फिर इसको एक साथ रखो। ठीक है, देखते हैं आगे। चलिए इसको और इसको एक साथ रखते हैं, x अपान 2 इक्वल टू 1 अपान 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब ये इसको एक साथ रखेंगे, y अपान 1 इक्वल टू 1 अपान 1, इट मींस y इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही और भी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको चेक करना है कि ये इसका यूनिक सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है या मैनी सोल्यूशन, दो कुछ भी बोल सकते हो, इनफाइनाइट सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। तीन कंडीशन होती है, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पेयर ऑफ इक्वेशन है हमारा 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इक्वल टू 20। पहला काम यही करते हैं कि ये इधर जो कांस्टेंट है लेफ्ट साइड में लाते हैं, 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, इसको भी इधर ले आएंगे, 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, आप चाहो लिख लो या आपको याद है तो इसको a1 बोलते हैं, इसको b1 बोलते हैं, इसको c1 बोलते हैं, इसको a2 बोलते हैं, इसको b2 बोलते हैं, b2 ये है, और इसको c2 बोलते हैं। ठीक है, रेशियो निकालते हैं, इसके बाद a1 अपान a2 निकालेंगे, कितना आएगा 3 अपान 6, इट मीन्स 1 अपान 2। ठीक है, a1 अपान a2 इसको 1 अपान 2। इस तरीके से b1 अपान b2 निकालते हैं। ये 3 नहीं है, ये 5 है,
A1 3 है, ये -5 है, ठीक है। ये हो जाएगा -5 1 -10, यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 आ गया। फिर C1/C2 निकालते हैं। C1 कितना है -20, C2 है -40, -40 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 2 2 4 मीन इट मींस 1/2। अब देख रहे हैं तीनों रेशियो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। A1/A2 = 1/2, B1/B2 = 1/2, C1/C2 = 1/2। कौन सी कंडीशन बन रही है, याद आया आपको? ये कौन सी कंडीशन होती है? ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, मतलब लाइन कोइंसिडेंट कर रही है। एक सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है तो हमको इसको सॉल्व नहीं करना है, अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हमको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है x - 3y - 7 = 0, 3x - 3y - 15। ये पहले से स्टैंडर्ड जैसा लिखा हुआ है, राइट साइड में 0 है, इसमें हमें कुछ नहीं नोट करना, सिर्फ कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो A1 क्या हो जाएगा, यहाँ का कोएफिशिएंट A1, यहाँ B1 ये C1, आपको याद हो गया होगा, ये A2 ये B2 ये C2, ठीक है। अब देखते हैं, लिखते हैं A1 = हो गया 1, B1 = -3, C1 = -7, A2 = हो जाएगा 3, B2 = -3 और C2 = हो जाएगा -15, ठीक है। देखिए A1 1, B1 -3, C1 -7, A2 3, B2 -3, C2 -15। रेशियो निकालते हैं, A1/A2 कितना है 1/3, B1/B2 निकालते हैं, यह है -3/3 मीन्स तो 1 आ गया। तो अब C1/C2 नहीं निकालेंगे क्योंकि यही इक्वल नहीं है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो यहाँ से हम लिख देंगे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/। कौन सी कंडीशन है, याद आ गई आपको? ये कंडीशन है आपकी यूनिक सॉल्यूशन की। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। और इसे पूछा था जिसके यूनिक सॉल्यूशन हो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, ठीक है। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इसके आगे आप फॉर्मूला लिखोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। अभी हमने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आप कॉपी में खुद से लिख लीजिए, x/B1C2 - B2C1, इतना याद होना चाहिए आपको। B1C2 - B2C1 ऐसे याद किया करो कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, यहाँ वाला कोएफिशिएंट ये इससे मल्टीप्लाई पहले होता है, फिर माइनस करके ये मल्टीप्लिकेशन, इतना जब याद हो जाएगा तो बाकी आपको कन्वर्ट कर लेना खुद। वही अपन B1 के बाद C1 साइकिल में आता है, C2 के बाद A2 आता है, फिर B2 के बाद C2 आएगा और C1 के बाद A1 आएगा। इसी तरीके से 1/, C1 के बाद A1 आएगा, A2 के बाद B2 आएगा और C2 के बाद A2 B, ठीक है। अब इसे वैल्यू पुट कर देते हैं, x/B1C2, B1 -3 है, C2 -15 है, -3 × -15, ये माइनस यहाँ लगा देते हैं। B2 -3 है, इसके लिए -3 ब्रैकेट में कर लेंगे, -C1 -7 है इक्वल टू y/C1 A2, C1 -7, A2 हमारा 3 है, -C2 -15 है, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, इंटू A1, ये हमारा 1 है, A1 हमारा क्या है 1 है, यहाँ भी 1 × B2 -3 A2 3 है, B1 -3 है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया, मिटा देते हैं इसको। ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, x/, ये माइनस प्लस हो जाएगा, +15 3 × 45, और ये इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, ये माइनस है, मतलब 3 माइनस है, ऑड माइनस है, मतलब साइन माइनस का आएगा, 21 7 3 × 21, y/, माइनस प्लस माइनस 21 7 3 × 21, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +15 1/, -3 और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 9, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 24,
इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -6 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने बोला था ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ रखते हैं। यहाँ 24 डिवीजन में है, यहाँ जाके ऊपर मल्टीप्लिकेशन में ऊपर चला जाएगा। 6 1 6 4 24, ये हमारा 4x 24 आ गई। इसी तरीके से अब y/-6 इक्वल टू 1/6 कर लेंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा -6/6, इट मींस y इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से और क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, इसका क्वेश्चन भी लिखूँ, वर्ड में भी क्वेश्चन में क्या कह रहा है लिख देते हैं। कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की कौन सी वैल्यू के लिए डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, following pair of linear equation, then the following pair of linear equation have an infinite number of solution, have infinite, ध्यान रहे infinite number of solution, इस पॉइंट को याद रखना, number of solution, infinite number of solution जब बोल दे आपको कंडीशन याद आ जानी चाहिए। कौन सी कंडीशन याद आई? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यही कंडीशन ना क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि ये दोनों लाइन की इक्वेशन है, इसमें a और b, कंफ्यूज मत होना कि अभी तक मैं कोफिशिएंट इसको b बताता था, यहाँ पे ये a - b एज a2 की जगह पे है, a + b ये b2 के जगह पर है। ठीक है, और ये c2 के जगह पर है। इसको चाहे तो आप लेफ्ट साइड में लो या ना लो, यहाँ से हम सिर्फ रेशियो ही निकालना है, इसलिए इसको राइट साइड में भी रख के आप आंसर पता कर सकते हो। क्वेश्चन मिटा दे रहे, कह रहा है कि कितने सोल्यूशन होने चाहिए? इनफाइनाइट सोल्यूशन होना चाहिए। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या होता है कि x का रेशियो अपॉन दिस, दोनों इसे दोनों लाइन लिख लिया हमने, इसके x का कोफिशिएंट अपॉन इस लाइन के x के कोफिशिएंट इक्वल टू x का y का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, c1/c2 मींस कांस्टेंट अपॉन सब कांस्टेंट, तीनों इक्वल होने चाहिए। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2/a - b इक्वल टू 3/a + b इक्वल टू 7/3a + b - 2। ये कंडीशन होती है फॉर किसके लिए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। कंडीशन लिख दिया हमने, बस आपको कुछ नहीं करना, जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसमें आपको कोई दो पेयर को एक साथ रखो, पहले दो पेयर को मैं साथ रख ले रहा हूँ, आप किसी को रख सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2a + b = 3a - b, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, ये हो जाएगा 2a + 2b, ये हो जाएगा 3a - 3। लाइक टर्म को एक साथ रखते हैं, 3a 2a लाइक टर्म, ये हो जाएगा 2a - 3a, 3a इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, -3 भी यहाँ बचा, ये -3 यहाँ लिख दिया हमने, और ये 2 भी राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस में 2a - 3a सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये नेगेटिव है तो यहाँ -a आ जाएगा, -3 - 2 -5 भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a = 5b, एक रिलेशन बन गया, a = 5b है। अभी हमें a b निकालना है, a और b की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं, 3/a + b 7/3a + b - 2, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हो जाएगा 3 अंडर ब्रैकेट 3a + b - 2 इक्वल टू 7a + b। ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे किया और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन किया। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो हो जाएगा 9a, इस 3 का इसमें b से मल्टीप्लाई होगा 3b, और इसी 3 का यहाँ -2 से हो गया -6 हो जाएगा, 7 का ऐसे हो जाएगा 7a, और इसी 7 का b से होगा 7b हो जाएगा। लाइक टाइम एक साथ रखते हैं, 9a 7a लाइक है, इनको एक साथ रखेंगे और इधर लाएंगे 7a को तो माइनस हो जाएगा,
7 है, ठीक। और +3 भी यही रखते हैं, -7 भी इधर भी ला लेते हैं, +7 भी है तो -7 भी इधर हो जाएगा। कोई भी टर्म इक्वल से एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं तो साइन बदल जाता है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, ठीक है। अगर साइड चेंज कर रहे हैं तो उनका साइन बदल जाएगा, यहाँ +7 भी है इधर है -7 भी हो गया, और हम इस -6 को राइट साइड ले जा रहे हैं, +6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा 2a, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे -4b = 6 आएगा। देखो दोनों में कॉमन, दोनों साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा a - 2b = 3। यहाँ पे हमने देखा a = 5b है, वही a = 5b यहाँ पर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि हो जाएगा 5b - 2b = 3, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। आप यहाँ पे लिखोगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन इक्वेशन 2, इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे कर लो, ये हो जाएगा 3b, यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 1, इस d की वैल्यू 1 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आप यहाँ पे लिखोगे सब्स्टिट्यूट d = 1 इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से हो जाएगा a = 5b, यहाँ हो जाएगा a = 5, ये हमारा दो आंसर हो गया। a के 5 और b की वैल्यू 1 के लिए हमारा जो लाइन का इक्वेशन हमने देखा था वो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके नो सॉल्यूशन हो। नो सॉल्यूशन पर कैसे कंडीशन बनेगी देखते हैं। आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो कीजिए, सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ एनसीईआरटी में मिल जाएंगे आपको, आप वहां से क्वेश्चन भी देखिए, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यू ऑफ k और विच वैल्यू ऑफ k will be the following pair of linear equation have no solution, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी? नो सॉल्यूशन में क्या होता था, दोनों लाइन पैरेलल होती थी, और पैरेलल के लिए क्या कंडीशन थी, कंडीशन यही थी क्या, a1/a2 = b1/b2 ≤ c1/c2, सही लिखा है, ठीक है। क्या इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 3x + y = 1, ये पहला है। दूसरा है 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1। यहाँ पे से हमें रेशियो निकालना है, तो अगर इसको लेफ्ट साइड नहीं ला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको c1 c2 मान सकते हो, रेशियो में साइन कैंसिल हो जाएगा तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, आपको पता है कि पहले लाइन की इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट को a1 बोलते हैं, a1 हो गया 3, b1 हो गया 1 और c1 हो गया 1, a2 हो जाएगा आपका 2k - 1, b2 हो जाएगा आपका k - 1 और c2 हो जाएगा, वैसे c2 निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, हमको सिर्फ इतने का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। हम उसको डज नॉट इक्वल टू है उसके इक्वल नहीं करेंगे। यहाँ से हमने निकाल लिया a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, यहाँ डज नॉट इक्वल टू है, ठीक, रहने दीजिए। हम इसी लेफ्ट साइड में इतने पे रख करके a की वैल्यू पता कर लेंगे। ये आंसर क्या है देखते हैं। ये है a1/a2 = b1/, यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू कितनी है 2k - 1 और b1 की वैल्यू कितनी है 1, b2 की वैल्यू कितनी है k - 1। बाकी इरेज कर देंगे, बाकी का कोई काम नहीं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, इसका इधर और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3k - 1 और इसका इधर करेंगे तो हो जाएगा 2k - 1। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 3k - 3 और ये हो जाएगा 2k - 1। लाइक टर्म एक साथ रखते हैं, 3k और 2k लाइक टर्म है, 3k - 2k और -1 और -3 लाइक है, कांस्टेंट है, ठीक है। -1 इधर है, ये -3 राइट साइड आएगा तो +3 हो जाएगा। 3k - 2k, 3 से -2 माइनस हो जाएगा, 3 से 2 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे k बचेगा 1k
इक्वल टू, यहाँ से -1 + 3 सॉल्व करेंगे 2 आएगा और k की वैल्यू आ गई 2। तो 2 के लिए हमारा जो पेयर ऑफ इक्वेशन हमने लिखा था उसके नो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे ऐसे ही इक्वेशन लिखेंगे, उसमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाल के ये चेक करेंगे कि वो पेयर ऑफ इक्वेशन जो है, जो लाइन बन रही है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। ऐसा ही क्वेश्चन में लिखा है, अब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन के अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग रेशियोज a1/a2, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point parallel or coincident. Intersect at a point parallel or coincident. ऐसे ही रेशियो निकाल के आपको चेक करके बताना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन में लिखा नहीं। अब मैं पेयर ऑफ इक्वेशन लिखता हूँ, इसमें ये चेक करना है। पहला पेयर ऑफ इक्वेशन है 5x - 4y + 8 = 0। नेक्स्ट है 7x + 6y - 9 = 0। सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, मतलब कंपेयर करने वाला। यहाँ से a1 हमारा कितना आ जाएगा 5, b1 -4, c1 8, इसी तरीके से a2 7, यहाँ से देखो a2 7, b2 6 और ये c2 यहाँ से ये हो जाएगा c2 = -8। ठीक है, अब इससे मत कंफ्यूज होइए, कभी ये राइट साइड होता है, कभी ये लेफ्ट साइड होना वहां जरूरी है जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। बाकी हमें रेशियो निकालना है, तो ये अगर राइट है दोनों राइट होना चाहिए, दोनों राइट हो तब भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बात ध्यान देना है कि ये लेफ्ट में वही होगा जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगा रहे होंगे, जिसको लेफ्ट में कर लेंगे, बाकी जो फॉर्मूला मैंने बताया है फिर वैसे फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो निकालते हैं। a1/a2 रेशियो कितना आएगा, a1/a2 करेंगे तो 5/7 आएगा। b1/b2 करते हैं तो -4/6, इट मींस -2/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल है ही नहीं है, तो c1/c2 क्या करेंगे, c1/c2 निकालेंगे तो -1 आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। हमने आपको बताया था कि a1/a2 = b1/b2 कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्टिंग लाइन को। और जो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है उसी के कौन से सोल्यूशन होते हैं, यूनिक सोल्यूशन। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर सोल्यूशन पूछेगा इस यही कंडीशन लगेगी यूनिक सोल्यूशन के लिए। अगर पूछेगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। और एक चीज और पूछता है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट भी है। ठीक है, 3 कंडीशन है इसमें, इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, तीनों चीज इसी से पता करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उसी के यूनिक सोल्यूशन होते हैं और ये कंसिस्टेंट भी होती है। ठीक है, ऐसी दो लाइनें, ऐसे दो पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। (9x + 3y + 12 = 0), 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर a1 a2 वैसे ही कंपेयर करके लिख लेते हैं। पहले लाइन ऑफ इक्वेशन से हम a1 लिखेंगे, a1 b1 c1। ठीक है, a1 = 9, b1 = 3, c1 = 12। सेकेंड पेयर ऑफ इक्वेशन से a1 a2 b2 c2, a2 b2 b2 6 हो जाएगा
और C2 हो जाएगा हमारा E24। ठीक है, रेशियो निकालते हैं A1 अपान A2। A1 की वैल्यू कितनी है 9 है, A2 की वैल्यू कितनी है 18 है। 9 हो जाए 9, 9 2 जाए 18, 1/2 आ गया। ठीक है, B1 अपान A2 का रेशियो 1/2 हो गया। इसी तरीके से B1 अपान B2 निकालते हैं। B1 अपान B2 क्या हो जाएगा, B1 3 है, B2 6 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। 3 1 3, 3 2 6, 1/2 आ जाएगा। C1 अपान C2 निकालते हैं। C1 अपान C2 निकालेंगे तो क्या आएगा, C1 12 है, C2 24 है, ये भी 12 1 12, 12 2 24, कैंसिल हो गया। देख रहे हैं कि तीनों रेशियोज क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तीनों रेशियो जब इक्वल होते हैं तो कौन सी कंडीशन बनती है, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, हमें यहाँ पूछ रहा है लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है। ये कोइंसिडेंट लाइन। और अगर पूछता है कि ये कंसिस्टेंट है तो ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, इसे कंफ्यूज मत होइए, ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होता है। और इसके सोल्यूशन कितने होंगे, मेनी सोल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए यही कंडीशन है। पूछेगा लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल, ये कोइंसिडेंट, यही कंडीशन लगाएंगे। और ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होती है, ऐसी दो लाइनें, ऐसे दो पेयर ऑफ इक्वेशन जिनसे ये लाइन रिप्रेजेंट होगी, ये क्या होंगे, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है 6x minus 3y plus 10 equal to 0, 2x minus y plus 9 equal to 0। यहाँ भी कंपेयर करेंगे तो A1 B1 C1, मैं जल्दी लिख रहा हूँ, A1 B1 C1, A2 क्या होगा, A2 यहाँ का कोफिशिएंट B2, यहाँ ये C2, A2 B2 और C2। अब रेशियो निकालते हैं, A1 अपान A2, 6/2, इट मीन्स 2 × 2 2 3 6, 3 आ गया। B1 अपान B2 निकालते हैं, B1 कितना है -3, B2 है -1, -3 और -1 इक्वल टू 3, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। C1 अपान C2 निकालते हैं, C1 हमारा 10 है, C2 9 है। अब देख रहे हैं कि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 है, बट C1 अपान C2 नहीं है। ये कौन सी कंडीशन बनती है, पैरेलल लाइन बनाते हैं। और जो लाइनें पैरेलल होती हैं उसके सोल्यूशन कितने होते हैं, नो सोल्यूशन होता है। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसे पूछा नहीं। अगर पूछे कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, नो सोल्यूशन होगा, पूछेगा सोल्यूशन के लिए तो नो सोल्यूशन। बट यहाँ पे सिर्फ पूछा था कि पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग, तो आप पैरेलल लिख दोगे, आंसर हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया, कंफ्यूज मत हो कि नो सोल्यूशन के लिए भी यही कंडीशन लगती है, इनकंसिस्टेंट के लिए भी यही है, पैरेलल के लिए भी यही कंडीशन है। अब ऐसा ही अगला क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और ऐसे ही बताना है, तो आप ऐसे कंपेयर करके बता सकते हैं। मैं कुछ और क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सपोज कोई फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होगा और एक क्या होगा, डिनोमिनेटर। आपको पता है कि फ्रैक्शन किससे बनता है, एक न्यूमरेटर होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। ठीक है, फिर कंडीशन बोले कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन ये बन जाता है, कुछ और बन जाता है। फिर दूसरी कंडीशन बोले कि अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करें, डिनोमिनेटर में इतना सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा नया फ्रैक्शन बन जाता है। तो जो कंडीशन बोले उसी कंडीशन को यूज करेंगे, फिर उससे हम दो इक्वेशन बनाएंगे। पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन बनाएंगे, दूसरी कंडीशन से दूसरा इक्वेशन बनाएंगे और x और y की वैल्यू पता करके ऐसे ही पुट कर देंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन समझाते हैं। एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है,
क्वेश्चन में नोट कर दे रहा हूँ। A fraction becomes 1/3. A fraction becomes 1/3. एक फ्रैक्शन है, कोई पता नहीं है, अननोन है, वो 1/3 हो जाता है। कब हो जाता है? when one is subtracted from numerator. One is subtracted from numerator. ये पहली कंडीशन हो गई, कॉमा। इट बिकम्स 1/4 एंड आगे लिखा है एंड इट बिकम्स, ये नेक्स्ट कंडीशन है 1/4। वही फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन है नहीं पता, वही फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। कब हो जाता है? when 8 is added in denominator. कह रहा है कि वही फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। तो फाइंड फ्रैक्शन, कह रहा है कि फ्रैक्शन बताइए क्या है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो कह रहा है कि अ फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन है हमें पता नहीं है, 1/3 हो जाती है। तब जब उसमें न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, और 1/4 हो जाता है। कब? जब उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया जाता है। तो क्या करते हैं, पहला काम सॉल्व करते समय लेट, आप चाहो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग लेट करो, या मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन लेट करता हूं। लेट फ्रैक्शन इक्वल टू x/y। हमने फ्रैक्शन x/y लेट कर लिया। कंडीशन, पहले कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या कह रहा है? 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। हमारा फ्रैक्शन ये है, अननोन फ्रैक्शन है। हम क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ये फ्रैक्शन कितनी बन जा रही है? 1/3 हो जाती है। ठीक है, ये 1/3 हो जाएगी। जब ये 1/3 हो जाएगी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, इसका इधर करेंगे -3, और ये y को लेफ्ट साइड ले आके अरेंज कर लेंगे, 3x - y = 3। ये पहला एक हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक है, समझ में आया? पहले बोला था कोई फ्रैक्शन है, हमें पता नहीं है, जब उसके न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 1/3 हो जाती है। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1/3 के इक्वल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, ये 3x - y = 3, एक लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन 2 में है, कहता है कि becomes 1/4 when, कब? 8 is added in its denominator। चलो ठीक है भाई, इसके डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, 8 ऐड कर दिया, और ये 1/4 बन गया। ठीक है, 1/4 बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 4x = y + 8, y को इधर लाएंगे, 4x - y = 8। फिर दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, दो इक्वेशन आ गए। हमने आपको कई तरीके बताए हैं सॉल्व करने का, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम यहाँ इसको, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी ऊपर में मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा देते हैं, कोई काम नहीं है। पहला इक्वेशन हमारा है 3x - y = 3, दूसरा इक्वेशन है 4x - y = 8। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को यहाँ पे देखो कौन सा है, कोई किसी का कोएफिशिएंट इक्वल है, 3 और 4 का इक्वल है, नहीं इक्वल है, या तो हम इसको इक्वल करें या सब्ट्रैक्ट करें। y में देखते हैं कि दोनों को कोएफिशिएंट 1 1 है, इक्वल है, साइन सेम है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, इससे कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर 3x - 4x करेंगे तो -x आएगा, और यहाँ से 3 - 8 करेंगे तो -5 आएगा। इट मींस x = कितना आ गया, 5 आ गया। इस x की वैल्यू 5 किसी भी आप इक्वेशन में, चाहे 1 और 2 किसी भी रख दीजिए, तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूटिंग x = 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1, 3 × 5 - y = 3, सॉल्व करेंगे तो 15 - y = 3, y को राइट साइड, 3 को लेफ्ट साइड लाएंगे, 15 - 3 = y हो जाएगा, और y हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, y हमारा कितना आ गया, 12। अगर y 12 हो गया, फ्रैक्शन क्या होगी हमारी, फ्रैक्शन इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें लास्ट में आंसर लिखना पड़ेगा फ्रैक्शन के फॉर्म में, ऐसे मत छोड़ना। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो जाएगा x/y
इक्वल टू 5/12, 5/12 लिख दिया, ठीक है, 5/12 लिख दिया। अब चेक कर लेते हैं, पहले कंडीशन में बोला था कि अगर न्यूमरेटर से 1 माइनस कर दिया जाए, ठीक है भाई, 1 माइनस कर देते हैं तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाती थी, देखो आ रही 1/3, ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। सेकंड कंडीशन में कह रहा था कि अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए, ठीक है, ऐड कर दिया तो 1/4 हो जाता था, ये तो 1/4 आ गया, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ऐसे ही कितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर करते हैं। बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे उसको, कुछ कॉन्सेप्ट है बोर्ड पर, बोर्ड में ध्यान दीजिए, ठीक है। इसमें हमें सबसे ध्यान देना होगा डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ठीक है, बताते हैं। ये मान लीजिए हमारा क्या है, रिवर है, और रिवर में करंट पानी इधर फ्लो हो रहा है, इधर डायरेक्शन, ठीक है। करंट की कोई स्पीड होगी, किसी स्पीड से पानी बहता रहा होगा, बह रहा फ्लो हो रहा है, तो मान लीजिए हमारी करंट की स्पीड वाई है, ठीक है। पहले हमारा जो बोट है, बोट मान लीजिए स्टिल वाटर में है, ऐसा कोई वाटर है या पॉन्ड है जहाँ पे पानी फ्लो नहीं हो रहा, हमारी एक बोट है, ठीक है, बोट, एक हमारी कोई बोट है, ठीक है, ये स्टिल वाटर में है, इसी कोई स्पीड है, चल रही है बट पानी नहीं फ्लो हो रहा है, तो स्टिल वाटर में इसकी स्पीड हम एक्स सेलेक्ट करते हैं। स्टिल वाटर मतलब जहाँ पर पानी फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन अभी रिवर में देखो पानी फ्लो हो रहा है, अभी इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है मान लीजिए, तो जैसे ही पानी में आएगा और पानी के डायरेक्शन में जाएगा तो इसकी स्पीड कुछ बढ़ जाएगी, पानी का भी इसमें स्पीड ऐड हो जाएगी, तो इसकी नई स्पीड जो हो जाएगी, पहली स्पीड कितनी थी, x थी स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर में इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। रिवर में उसकी करंट की स्पीड, करंट मतलब उसकी धारा, पानी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। जैसे ही हमारी बोट रिवर में आई और रिवर में पानी फ्लो के डायरेक्शन में चलने लगी तो इसकी कुछ स्पीड बढ़ जाएगी, जो बढ़ी हुई स्पीड होती है उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। तो स्टिल वाटर में किसी बोट की स्पीड x है, करंट की स्पीड y है, तो हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। अगर स्टिल वाटर में हमारा मान लीजिए बोट इधर ना ले जाके वो सोच रहा है कि अब बोट को मुझे वापस ले जाना है उल्टी डायरेक्शन में, ये इधर ले जाना चाहता है, वाटर इधर फ्लो हो रहा है, बोट इधर जाना चाहती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी जो स्पीड होगी वो होगी अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड जो होगी इसकी एक्चुअल स्पीड से इसकी करंट की स्पीड माइनस कर देंगे। ये दो चीजें बहुत ध्यान देते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड वो होती है जो करंट फ्लो होने मतलब पानी के डायरेक्शन में, रिवर के डायरेक्शन में बोट की स्पीड होगी, उसके अपोजिट जाने में जो स्पीड होगी उसकी अप स्ट्रीम स्पीड होगी। सबसे पहले ध्यान देते हैं जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लेट करते हैं कि द स्पीड बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इक्वल टू x, करंट स्पीड इक्वल टू y, उसके बाद हम डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड ऐसे पता कर लेते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड में बोट की स्टिल वाटर में स्पीड और करंट की स्पीड ऐड कर लेते हैं x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम स्पीड में x माइनस वाई कर देते हैं, तो इसके बाद फिर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। आपको पता होगा एक फॉर्मूला, स्पीड इस टाइम या स्पीड कुछ भी, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले को आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपको और समझाता हूँ। हमारा क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours, and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing. Find her speed of rowing in still water
एंड स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट। यहाँ पे हमें रोइंग स्पीड बताना है। रोइंग स्पीड मतलब हमें बोट की ही स्पीड बताना है स्टिल वाटर में, और करंट की स्पीड बताना है। अभी जो हमने समझाया था क्वेश्चन देखिए क्या है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, मतलब वाटर के डायरेक्शन में, इधर वाटर फ्लो हो रहा है 20 किलोमीटर, जाने में इसको कितना समय लग रहा है, 2 आवर्स लग रहा है। 20 किलोमीटर वाटर के डायरेक्शन में चली जाती है 2 आवर्स में, लेकिन अप स्ट्रीम में उसको वापस जब आना होता है तो अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर आने में ही 2 आवर्स लग जाते हैं। इट मींस क्या हुआ, इसकी स्पीड कम हो गई, वाटर की स्पीड के अपोजिट में आना पड़ रहा है, तो स्पीड कम हो गई तो डिस्टेंस कम कवर कर रहा है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग एंड इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। ये दो चीजें पूछता है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ करंट, या रोइंग स्पीड बोलेगा तब भी आपको बोट को ही लेट करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे। लेट स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट in still water equal to x किलोमीटर पर आवर। हमने बोट की स्पीड पर आवर x किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया स्टिल वाटर में। स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड पानी की स्पीड से फ्लो हो रहा है वो y किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, इसको लेट करने के बाद सब उसके बाद हम क्या निकालते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड। अभी हमने बताया था डाउन स्ट्रीम स्पीड के लिए क्या करते हैं, बोट की स्पीड और करंट की स्पीड ऐड कर देते हैं, एक्सप्रेशन हो जाएगा। अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन देखते हैं। कह रहा है 20 किलोमीटर जाने में 2 आवर्स लगते हैं, किधर, डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम की, ये स्पीड हो गई, ये डिस्टेंस हो गई, ये टाइम हो गया। तो हमने बताया था ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, इक्वेशन बन जाएगा। मैं यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन फर्स्ट है 20 किलोमीटर जाने में 2 आवर्स लग रहा है, स्पीड क्या है x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 20/2। ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये स्पीड है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डाउन स्ट्रीम जा रहे तो वहाँ की स्पीड x प्लस वाई होगी ना, x प्लस वाई इक्वल टू 20/2। यहाँ उसकी स्पीड x नहीं होगी, उसमें करंट भी फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, इसलिए उसकी स्पीड x प्लस वाई हो गई। डिस्टेंस 20 है और टाइम 2 आवर्स, कैंसिल कर देंगे तो 10 हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये इक्वेशन बन गया हमारा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन ये है कि अप स्ट्रीम जाने में इसको 4 किलोमीटर जाने में 2 आवर्स लगते हैं। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी 4 है, टाइम हमारा कितना है, 2 आवर्स लग रहा है। यहाँ भी देखो डिस्टेंस 4 है, टाइम वही 2 आवर्स है, बट स्पीड हमारी क्या है, अप स्ट्रीम की लिए स्पीड हमारी x माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और x वाई की वैल्यू निकालिए। दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमने बताया था एलिमिनेशन मेथड यूज करिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। एलिमिनेशन मेथड में देखिए क्या करते थे, पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन क्या, इसके नीचे ला के लिख लेते हैं, ये हमारा 2। क्या करें, दोनों को ऐड कर देंगे 1 + 2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू हो जाएगा 6। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हम मान लीजिए सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 6 - y इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 इधर आएगा, 6 - 2 इक्वल टू y, y इक्वल टू आ जाएगा 4। अभी हमारे पास सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू आई है, x और y की वैल्यू आई है, आपको लास्ट में आंसर लिखना पड़ेगा। Ritu's rowing speed is equal to 6 kilometer per hour in still water. In still water, and current speed हो जाएगी आपकी 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही और क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसको हम तक भेजिए, हमारे वीडियो को बार बार रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए।
नोट्स आप एक बार बनाए रहेंगे, दोबारा जब एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करेंगे। जो क्वेश्चन छूट रहा है, कुछ क्वेश्चन छूट रहा है, मैं बुक के सारे क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ, तो जो क्वेश्चन छूट रहा है आप